नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। 31 मार्च 2022 न सिर्फ ये एक वित्त वर्ष का अंतिम दिन है, लास्ट डेट है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके पर्सनल टैक्स, आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें हैं उनके लिए भी आखिरी दिन है। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप में से कई लोगों ने नहीं किए, तो मार्च 31 की तारीख को नोट कर लीजिए। और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट काम हैं जो टैक्स से जुड़े हुए, आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए आपको करने हैं, पूरे इस पर करेंगे आज चर्चा। और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका रिफंड नहीं आया है, क्या दिक्कतें हो सकती है और उन्हें क्या करना है, इस पर करेंगे शो में चर्चा। फिलहाल हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय करा दे। हमारे साथ है अंकित गुलगुलिया, ये है फाउंडर ग्राविटा कंसल्टिंग। अंकित, आपका करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले शो में क्या खास हम चर्चा करेंगे ये हम जान लेते हैं। आज शो में हम खास तौर पर समझेंगे 31 मार्च से पहले टैक्स से जुड़े कौन से काम पूरे करने हैं जरूरी, टैक्स रिफंड अटकने के क्या हो सकते हैं कारण। शो में आज ये भी जानेंगे निवेश नॉमिनी बनाना क्यों जरूरी और नॉमिनेशन न करने के क्या है नुकसान। तो कुछ ऐसी जरूरी बातें टैक्स से रिलेटेड, आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अंकित, 31 मार्च हमेशा से टैक्स पेयर्स के लिए, जो निवेशक है उनके लिए खास रहा है और आखिरी मिनट की प्लानिंग करने के लिए भी माना जाता है। अब इस बार का 31 मार्च 2022 किन मायनों में खास है, मैं आपसे समझना चाहती हूं। सबसे पहले एक एक करके चर्चा करेंगे। कौन सा ऐसा पहला जरूरी काम है जो अभी इस वक्त हमें टैक्स पेयर देख रहे हैं या निवेशक देख रहे हैं, उन्हें मार्च 31 तक पूरा करना चाहिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 31 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और काफी सारे काम हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होगा वो है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के जिन लोगों ने भी अभी तक अपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं कोई भी कारण से, वो अभी भी बिलेटेड रिटर्न जो है वो एक नॉमिनल लेट फीस के साथ में जमा कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है कि जिन लोगों ने भी 2021 के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं वो सब अपने रिटर्न फाइल करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, वो लोग जो 21-22 के लिए नजरिया रखते हैं कि 21-22 में अभी भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास एक बहुत शॉर्ट विंडो अवेलेबल है। तो इन्वेस्टमेंट्स जो भी करनी है आपने, जो भी आपने एक्सपेंसेस जो है वो इनकर करने हैं, वो सब एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द टैक्स सेविंग पर्सपेक्टिव वो भी 31 मार्च तक सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने इनकर कर लिए। मतलब एक तो टैक्स बचत के लिए निवेश और दूसरा जरूरी काम आईटीआर भरना। वैसे ये तो हम सबको मालूम है कि 31 दिसंबर 2021 आखिरी तारीख थी अंकित आईटीआर भरने की। ये 31 मार्च 2022 के लोगों के लिए है और हमें ये भी मालूम है कि अगर ये एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2022 तक आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं, तो ये कुछ विदाउट पेनल्टी तो नहीं होगा। हाँ, इसमें ऑलरेडी जो है वो पीरियड जो था वो काफी एक्सटेंडेड पीरियड दिया गया था। इसके बावजूद भी जो है वो 3 महीने का पीरियड और दिया था और 31 मार्च तक के एसएससीज जो भी होंगे वो 2021 के रिटर्न फाइलिंग के लिए एक नॉमिनी जो है वो पे करने के लिए बाध्य है। प्लस इसमें भी पेनल्टी सिर्फ उनके लिए है जिनकी टैक्सेबल इनकम जो है वो टैक्स के दायरे में आती है। तो मान लीजिए किसी की टैक्सेबल इनकम ऐसी है कि टैक्स के दायरा नहीं है, उस पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, तो वो आज भी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं बिना कोई लेट फीस के। ओके, तो आईटीआर भरना जरूरी। 31 मार्च 2022 तक का आखिरी समय बिलेटेड रिटर्न भरने का ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ पेनल्टी के साथ, बेसिकली अतिरिक्त ब्याज के साथ आपको भरना है ये अपना रिटर्न। और उसके अलावा आपको टैक्स बचत निवेश, जो एटीसी का आप निवेश करते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ अपने एम्प्लॉय को जमा करना है, जो अगर आप नहीं किया है अपने एम्प्लॉयर को जमा। और साथ ही साथ 1.5 लाख की सीमा खत्म हो गई है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम के तहत एटीडी का आप लाभ ले सकते हैं, या एनपीएस एक काफी बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है एटीसीसीडी 1B में, जिसमें आप 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं टैक्स बचाने के। अब 31 मार्च और किन मायनों में इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर अंकित उन लोगों के लिए जो एक विद इन एक फाइनेंशियल ईयर नौकरी बदल चुके हैं, मतलब एक साल में वो 2 नौकरियां कर चुके हैं। मौजूदा एम्प्लॉयर को उन्हें एक अतिरिक्त फॉर्म देना होगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। उसकी भी आखिरी तारीख मार्च 31 ही है। जी,
ऐसे एम्प्लॉइज जो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में शिफ्ट हुए हैं ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, तो उन कंपनीज को रिक्वायरमेंट है कि वो एम्प्लॉइज से 31 मार्च तक उनके प्रीवियस एम्प्लॉयर का एक फॉर्म विच इज कॉल्ड 12BB, वो फॉर्म जो है वो एम्प्लॉय अपनी नई कंपनी में सबमिट करे, तो ताकि वो नई कंपनी जो है वो पुरानी सैलरी को कंसिडर करने के बाद जो टीडीएस बनता है उस टीडीएस का डिडक्शन प्रॉपर तरीके से कर सके। अगर आपने ये फॉर्म जमा ना किया तो ऐसा केसेस हो सकते हैं जहां पे शॉर्ट डिडक्शन के केसेस हो, जो कि दोनों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, बोथ कंपनी एज वेल एज दी एम्प्लॉय ऑल्सो। तो उसको आप जो है वो 31 मार्च तक जमा करवाइए अपनी न्यू कंपनी में। बिल्कुल, तो फॉर्म 12BB उन लोगों के लिए जरूरी जिन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष में नौकरी बदली है, पिछले एम्प्लॉयर से जो आपको सैलरी मिली है उसका तमाम ब्यौरा आप 12BB में अपने मौजूदा एम्प्लॉयर को दे दें। अब एडवांस टैक्स, ये तो हमें मालूम है कि 4 किस्तें तो निकल चुकी हैं अंकित, आखिरी थी 15 मार्च 2022। अब जब 4 किस्तें निकल चुकी हैं तो 31 मार्च का दिन एडवांस टैक्स के लिए कैसे खास है? 31 मार्च का दिन एडवांस टैक्स के लिए इसलिए खास है स्वाति, बिकॉज 31 मार्च तक जो भी आप टैक्स जमा कर देंगे वो टेक्निकली एक एडवांस टैक्स ही है। हाँ, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 15 मार्च के निकल जाने के बाद इंटरेस्ट का इम्प्लीकेशन है, बट स्टिल आप जो है वो एडवांस टैक्स की श्रेणी में 31 मार्च तक ही रहेंगे। जैसे ही 1 अप्रैल आ जाता है और आपको टैक्स पेमेंट 1 अप्रैल या इसके बाद याद आता है, तो आप एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं, और कॉन्सिक्वेंटली क्योंकि आपने एडवांस टैक्स कम पे किया है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप लेटर पे कर रहे हैं, तो आप पर इंटरेस्ट और पेनल्टीज का बोझ और बढ़ने वाला है। सो इस तरीके से ये 31 मार्च एडवांस टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट है। तो एडवांस टैक्स मतलब कौन कौन सी आय पर जो जानकारी है वो एडवांस टैक्स में जो टैक्स पेयर है अगर उन्होंने टैक्स भर भी दिया है वो देना जरूरी है, अंकित ये समझना चाहेंगे आपसे? जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स पेयर को सिर्फ अपना पूरे साल का कैलकुलेशन जो है वो अपने साथ रख के एक टैक्स का लायबिलिटी एस्टिमेट करना होता है। तो एडवांस टैक्स नॉर्मली लगता ही उन टैक्स पेयर्स पे है जिनका टीडीएस डिडक्शन के बाद में जो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स है वो 10,000 से ऊपर है। तो अगर आप 10,000 से ऊपर टैक्स आपका बच जाता है पेमेंट करना, तो आपको अपना एडवांस टैक्स का कॉम्पिटिशन के साथ में जो टैक्स का अमाउंट है वो 31 मार्च तक डिस्चार्ज करना मैंडेटरी है। ओके, और किन लोगों के लिए एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य नहीं है अंकित? सीनियर सिटीजन्स काफी सवाल पूछते हैं, क्या उन्हें एडवांस टैक्स भरना चाहिए? सीनियर सिटीजन्स को रिलैक्सेशन है, सो सीनियर सिटीजन्स एडवांस टैक्स के दायरे में एज सच नहीं है, बट बाकी सब असेसीज जो है वो एडवांस टैक्स के दायरे में फॉल करते हैं। ओके, तो एडवांस टैक्स के लिए भी 31 मार्च 2022 का दिन है बेहद खास। किन वजहों से ये समझ लिया हमने अंकित से। और अब आय पर टैक्स बचत के उपाय, मतलब आप अपनी सैलरी में काफी सारे ऐसे अलाउंसेस हैं, उनको क्लेम करते होंगे, अपने एम्प्लॉयर को बिल्स देते होंगे या डॉक्यूमेंट्स देते होंगे, उसके लिए भी 31 मार्च 2022 का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। अब कौन सी ऐसी छूट है जो बिल या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देकर जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो क्लेम कर सकते हैं अंकित? तो आपकी सैलरी में अलग अलग ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनमें एक्चुअल सबमिशन ऑफ एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट है, ताकि एम्प्लॉयर उनको कंसिडर करके आपका टीडीएस जो है वो कम काटे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट आपका अगर आपका सबमिशन जो है वो अगर बिल्स का अभी नहीं हुआ है, तो टीडीएस जो है वो एम्प्लॉयर आपका ज्यादा काट लेगा और आपकी जो कैश फ्लो है वो बिगड़ सकता है। सो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो है वो है एचआरए के एक्सपेंसेस के सामने रेंट रिसीट्स का होना, एलटीए के एक्सपेंसेस में जो आप ट्रैवल अलाउंस ट्रैवल के खर्चे कर रहे हैं उनका सबमिशंस करना। आपने अगर मान लीजिए कोई डोनेशंस की हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स की हैं एटीजी में, या आपने जो है वो एनपीएस में एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है, तो इन सब के भी प्रूफ्स आपको एम्प्लॉयर को 31 मार्च तक देने होंगे, ताकि उन सब इन्वेस्टमेंट्स का डिडक्शन देने के बाद में ही टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट किया जाए। सो नेचुरली जहां पे भी आप ऐसे डिडक्शंस अगर क्लेम नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपने 31 मार्च तक सबमिट नहीं किया है, तो वो टीडीएस का अमाउंट बढ़ के आएगा और मार्च के महीने के जो सैलरीज है उसका प्रोपोर्शन आपके इन हैंड सैलरी में बहुत कंपैरेटिवली लोअर होगा। बिल्कुल, तो 5 ऐसे बड़े टैक्स इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए काम जो करने हैं आपको 31 मार्च से पहले। एक क्विक रिकैप आपको दे,
फॉर्म 12B भी भरना आपके लिए जरूरी है। अगर आप मौजूदा वित्त वर्ष में 2 बार नौकरी बदल चुके हैं, पिछले सैलरी की जानकारी मौजूदा आप अपने एम्प्लॉयर को दें। आय पर टैक्स बचत मतलब HRA LTA क्लेम करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने आप एम्प्लॉयर को दें। एडवांस टैक्स 31 मार्च को आपको भरना है और एडवांस टैक्स ना भरने पर ब्याज भी आपको लग सकता है। ITR भरना बेहद जरूरी है, मतलब बिलेटेड ITR भरने की आपके पास का चांस है, लेकिन हाँ आपको इसमें अतिरिक्त लेट फीस ब्याज दोनों भरने पड़ेंगे। 5 लाख तक सालाना आय है तो 1000 लेट फीस लगती है, 5 लाख सालाना आय से ऊपर है तो 5000 लेट फीस आपको लगेगी। और टैक्स बचत निवेश मतलब लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग के लिए आपको 80C के तहत अभी भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। PPF हो गया, NPS हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है अगर आप सीनियर सिटीजन है, या बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, ELSS जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग के तहत। ये तो हो गई 5 बड़ी बातें। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अंकित आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसको लेकर हमारे सामने आए ढेरों सवाल। वो है ITR भर तो दिया लेकिन रिफंड अटक गया या फिर रिफंड मिला नहीं है, रिफंड मिलने में देरी हो रही है। कैसी सिचुएशंस या कौन सी सिचुएशंस हो सकती है जिसमें रिफंड लोगों का नहीं आ रहा है? यस, ये काफी प्रेवलेंट एक प्रॉब्लम है, बट मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि टोटल आज की डेट में जो पोर्टल से प्रोसेस हो चुके हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो प्रोसेस कर दिए हैं रिफंड्स, वो काफी सब्सटैंशियल है। और मेजॉरिटी में रिफंड्स का अटकना ये कारण भी था कि जब इनिशियली पोर्टल, जब न्यू पोर्टल था, तब उस वक्त कुछ टेक्निकल ग्लिचेस रहे होंगे। बट आज की डेट में आप मेरे से बोलें तो मैं समझता हूं कि इनकम टैक्स रिफंड जो है वो बहुत फास्ट प्रोसेस हो चुका है। मेजॉरिटी में आई फील दैट सबसे बड़ा कारण जो है वो है बैंक अकाउंट का वैलिडेशन ना हो पाना। सी, अगर आपने रिफंड क्लेम करना है तो आपने अपना बैंक अकाउंट का डिटेल जो है वो ITR के अंदर सबमिट करना पड़ता है। और ये बैंक अकाउंट मैंडेटरी है कि पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट हो, जो आधार, OTP या कोई दूसरे माध्यम से ई-वेरिफाइड प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट हो। तो अगर आपका बैंक अकाउंट जो आप यूज कर रहे हैं ITR फाइलिंग के लिए, अगर वो प्री वैलिडेटेड नहीं है, तो मेरे मानने से एक बहुत मेजर कारण है कि आपका रिफंड जो है वो अटका हुआ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि बहुत सारे असेसीज ऐसे हैं जिनको कोई कारणवश ध्यान ना देने की वजह से पुराने असेसमेंट ईयर्स में कुछ टैक्स की डिमांड्स आउटस्टैंडिंग खड़ी रहती हैं। तो मान लीजिए कि अगर प्रीवियस ईयर में अगर मेरी 10,000 रुपए की डिमांड आउटस्टैंडिंग खड़ी है और मुझे पता नहीं है इसके बारे में या मैं अवेयर नहीं हूं, तो जो करंट ईयर का रिफंड है वो रिफंड को ब्लॉक कर दिया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ दैट आउटस्टैंडिंग डिमांड। सो दिस इज प्रोबेबली द सेकेंड रीजन जहां पे आपका रिफंड जो है वो अटका होगा। थर्ड रीजन जो मुझे लगता है, बहुत सारे एसएससीज जो है वो वेरीफाई करना रिटर्न को ही मिस कर देते हैं। देखिए, जब तक आपका रिटर्न वेरीफाइड नहीं है तब तक रिटर्न फाइल्ड ही नहीं माना जाएगा। रिटर्न का सबमिशन एक प्रोसेस है, बट रिटर्न फाइलिंग की कंप्लीशन में वेरिफिकेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस। तो अगर आपने कोई कारण से वेरिफिकेशन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास समय है, आप इंश्योर कर लीजिए कि आपने रिटर्न वेरीफाई कर दिया हो। और अगर सब कुछ इन लाइन है, सब कुछ अगर ठीक है, तो रिफंड आने की बहुत स्ट्रेट प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज डिपार्टमेंट इज ऑल्सो वेरी प्रोएक्टिव इन इशूइंग द रिफंड्स टुडे। बिल्कुल अंकित, आखिरी सवाल आपसे होगा, संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे। रिफंड का ये जो पूरा प्रोसेस है, आया है नहीं आया है, अटका है, चेक कैसे किया जाए? सी, चेक करना इज अ वेरी इजी प्रोसेस। आज की डेट में आप पोर्टल पे जाइए और आप पोर्टल पे जाके जो है वो अपने प्रोफाइल में जो है रिफंड का स्टेटस टैब बटन प्रेस करके स्ट्रेट अवे यू कैन गेट द प्रोफाइल एंड योर कंप्लीट डिटेल ऑफ वेयर द रिफंड इज एंड व्हेन इट विल बी डिसबर्स्ड एंड व्हाट आर द लैक्यूनास, क्यों रिफंड अभी रुका हुआ है। और अब मनी गुरु में बात करेंगे निवेश में नॉमिनी के नियम के बारे में। हमारे साथ हैं प्रकाश रंजन सिन्हा, ये है फाउंडर नर्चर इंडिया, और साथ ही साथ ऑथर भी हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। मतलब लोग निवेश तो करते हैं लेकिन नॉमिनी के बारे में ज्यादा वो जानकारी या तो नहीं रखते हैं या तो उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहले निवेश में नॉमिनी रखना या नॉमिनेशन करना जरूरी क्यों है? जी प्रकाश जी। नहीं, देखिए, ऐसा जब भी आप निवेश करते हैं तो पहला नियम मैं बोलूंगा, आपको सिंगल होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, जॉइंट होल्डिंग होनी चाहिए, अगर पॉसिबल है तो। और अगर किसी वजह से अगर जॉइंट होल्डिंग नहीं है और सिंगल होल्डिंग है
तो उस हालत में नॉमिनेशन बहुत जरूरी है। एक पहले मैं इस बात का जवाब दूं कि नॉमिनेशन क्यों जरूरी है, मैं एक जरा डेटा आपसे शेयर करूंगा। ईटी वेल्थ में ये आया था, ऑलमोस्ट 82,000 करोड़ रुपीस जो है आज के डेट पे आपको पड़ा हुआ है अनक्लेम्ड फॉर बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस का। ये अनक्लेम्ड मैं बता रहा हूं, मैं डिस्प्यूटेड वाले नहीं बता रहा हूं। अनक्लेम्ड मतलब कि पता ही नहीं कि इसका किसको मिलना है। अब जब 82,000 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मान लीजिए किसी ने निवेश किया है और अगर उसके पास कोई नॉमिनी ही नहीं है या नॉमिनेशन नहीं कर रखा है और ईश्वर न करे कल को कुछ हो जाता है, तो फिर किसको पैसा जाएगा? तो नॉमिनेशन का पहला जो उद्देश्य ये है कि एक तो कोई आदमी होना चाहिए जो, जिसको हम बोल सकते हैं वो ट्रस्टी या कस्टोडियन है। नॉमिनी जो होता है वो मालिक नहीं होता पैसे का, प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये नॉमिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये पैसा जो सही जो हकदार हैं, लीगल एयर्स हैं या जो विल में जो मेंशन किए गए लोग हैं, उन तक पैसा पहुंचे। तो नॉमिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी ने नॉमिनेशन नहीं कराया है तो ये आपको सोच सकते हैं कि लीगल प्रॉब्लम्स कितने हो सकते हैं, इवन डिस्प्यूट कितने हो सकते हैं। और अगर इन सब चीजों से बचना है तो नॉमिनेशन करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। और प्रकाश जी, आपने एक बहुत ही एक जरूरी बात यहाँ पर क्लियर की है कि जो नॉमिनी है वो जरूरी नहीं है कि लीगल हियर भी हो। नॉमिनी को हम कह सकते हैं कि वो आपके पैसे की या फिर संपत्ति का केयर टेकर हो सकता है। हाँ, एक नॉमिनी और लीगल हियर सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो संपत्ति का मालिक हो। नॉमिनी के पास ये एक कह सकते हैं एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो लीगल जो वारिस हैं, लीगल हियर्स है, उनको संपत्ति बांटे। तो ये एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है जिनको अब हम आगे भी और समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये बताना जरूरी है दर्शकों को कि नॉमिनी कहाँ कहाँ जरूरी होता है। जैसा प्रकाश जी ने बताया, उसी में मैं जोड़ दूं, एक तो जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें तो होता ही होता है जरूरी। बैंक अकाउंट जब आप बना रहे हैं तो आपको नॉमिनी लिखना जरूरी है। बैंक एफडी हो गया, डीमैट अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, प्रॉपर्टी है, सब में नॉमिनी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े प्रकाश जी ने बताया कि 82,000 करोड़ की रकम अनक्लेम्ड अभी पड़ी हुई है। और कोविड में सर हमने बहुत देखा कि लोगों की क्योंकि जान गई और उसके बाद उनकी संपत्ति या उनके पैसे किनको जाएंगे ये किसी को मालूम नहीं चला अभी तक। अब ये समझना जरूरी है, म्यूचुअल फंड में नॉमिनी उसके जो बारीकियां हैं वो क्या है, मतलब सिंगल होल्डर है, डबल होल्डर है या जॉइंट होल्डर है, यूनिट होल्डर है, उसमें नॉमिनी का ये जो पूरा प्रोसेस है वो काम कैसे करता है? देखिए, आप नॉमिनी जो है, जैसा मैंने बताया, नॉमिनी का रोल तभी आता है जब कोई भी यूनिट होल्डर नहीं है। अगर लेट से 2 जॉइंट होल्डर है और अगर एक होल्डर की डेथ हो जाती है तो सेकंड होल्डर है वो ऑटोमेटिकली आपका सोल होल्डर बन जाता है। तो नॉमिनी, और वो जो सेकंड होल्डर है वो चाहे तो नॉमिनी चेंज भी कर सकता है। पहली चीज, म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक से ज्यादा नॉमिनी रख सकते हैं, तो 3 का प्रावधान है। आप कितना देना चाहते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, 50%, 25%, 25%, जिस भी प्रोपोर्शन में देना चाहते हैं वो आप जो होल्डर है वो डिसाइड कर सकते हैं। आप नॉमिनी जितनी बार चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर में जो नॉमिनेशन का जो है प्रावधान बहुत ही सिंपल है, इजी है, आपने बस उसको देना है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने बोला, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी आपने प्रॉपर्टी खरीदा हो, लाइफ इंश्योरेंस में तो खैर मैंडेटरी है, इवन बैंक एफडी वगैरह में भी नॉमिनी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सर एक बात बताइए कि कितने नॉमिनीज रखे जा सकते हैं? यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ नॉमिनी होना जरूरी है, लेकिन एक टाइम पर अगर किसी को माने कोई बैंक खाता खोल रहा है, पीएफ अकाउंट बन रहा है, पीपीएफ अकाउंट बन रहा है, तो एक साथ कितने नॉमिनी रखे जा सकते हैं? देखिए, जनरली बैंक में देखा गया है कि वो एक ही नॉमिनी रखते हैं, और म्यूचुअल फंड की बात करें तो 3 तक हैं अभी आपको। और जैसे कि हम बात करते हैं, लेट्स से जैसे ईपीएफ हो गया, ईपीएस हो गया, ग्रेचुटी हो गया, तो वहां पे आपको फैमिली मेंबर्स को ही आप नॉमिनी बना सकते। अगर मान लीजिए किसी ने अपने फैमिली के बाहर भी किसी को अगर नॉमिनी बना भी दिया, तो कल को अगर क्लेम सेटलमेंट होगा, ये 3 स्कीम की बात कर रहा हूं मैं, ईपीएफ, ईपीएस और ग्रेचुटी की, तो फैमिली मेंबर को ही होगा। इंश्योरेंस में तो मैंडेटरी है, आपको नॉमिनी होना ही है, और नॉमिनी भी आपका वही होंगे जो जनरली आपके डिपेंडेंसी आप रखते हैं। नॉमिनी जस्ट एक कस्टोडियन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बोला, बैंक एफडी में आपने एक ही नॉमिनी बनाया है, लेकिन हो सकता है एक पिता के 3 पुत्र हो या 4 पुत्र हो या 4 बच्चे हो,
तो नॉमिनी का काम है, नॉमिनी के अकाउंट में पैसा चला जाएगा, पर जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि नॉमिनी इज सपोज टू गिव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू द अदर लीगल हेयर्स अनटिल अनलेस अगर कोई विल है या विल में कुछ और लिखा हुआ है, तो विल हमेशा सुपरसीड करता है नॉमिनी को, नॉमिनेशन को। ओके, बिल्कुल। आप ये एक और इम्पोर्टेंट बात कही कि अगर किसी व्यक्ति ने विल बनाई है तो विल हमेशा ऊपर रहेगी एक नॉमिनी से, क्योंकि वो विल कानूनी एक दस्तावेज है जिसमें आपके जो संपत्ति उसका पूरा ब्यौरा होता है। एक और एग्जांपल ये है कि अगर मानिए किसी व्यक्ति ने नॉमिनी बनाया ही नहीं है या फिर विल ही नहीं बनाया, तो उस केस में संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है? फिर तो ये मैंने जैसा कि आपको बताया, तो फिर वही वाली बात हो जाती है, इसमें बहुत समस्याएं आएंगी। क्योंकि पहली तो जैसे मैं म्यूचुअल फंड की ही बात करूं आपको, कि अगर म्यूचुअल फंड में अगर किसी ने नॉमिनी कुछ बनाया ही नहीं, जनरली म्यूचुअल फंड में आप गौर कीजिएगा कि हम इंसिस्ट करते हैं हमेशा, अगर खास करके अगर सिंगल होल्डिंग है, कि नॉमिनी होना जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी ने नहीं बनाया नॉमिनी और उसके बाद अगर वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आया है बिजनेस, तो नेचुरली डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कोशिश की जाएगी कि उसका सही हकदार कौन है। और अगर कल को कोई भी नहीं है मान लीजिए नॉमिनी, तो फिर जो सारे जो आपके जो हकदार हैं, जिसको मैं लीगल हेयर कहूंगा, फिर उनको कोर्ट के रास्ते जाना पड़ेगा। फिर कोर्ट के रास्ते आप जाएंगे तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फिर आपके जो भी आपके जितने लोग भी उसके हकदार हैं सबको एनओसी देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यानी एक बड़ा ये कानूनी एक ये पचड़ा ये हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का हमेशा लोगों को ध्यान देना चाहिए कि नॉमिनेशन इज अ मस्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सर, एक और बात समझना जरूरी है और कई लोग जानना चाहते हैं, क्या एक माइनर को, मतलब जो बच्चा बालिग हुआ ही नहीं, 18 साल से कम उम्र का है, उसको नॉमिनी बनाया जा सकता है? क्योंकि माइनर, देखिए, अगर माइनर अपने नाम से अगर इन्वेस्टमेंट भी करता है तो माइनर इज रिप्रेजेंटेड बाय गार्डियन, और गार्डियन नेचुरली कोई क्लोज रिलेटिव होगा, अंकल होंगे, फादर, या कोई भी होंगे परिवार के, या बहुत ही करीबी रिश्तेदार होंगे। तो माइनर का अभी जैसे 18 साल से कम के अगर आप हैं, तो उसका कोई है ही नहीं, आपका कोई एक लीगल उसका वैल्यू या नहीं है, तो माइनर के को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए माइनर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अनफॉर्चुनेटली लेट से हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की डेथ हो जाती है और बच्चा बड़ा छोटा है आपको, तो आप वहां पे आप जैसे बनाते हैं विल, आपको बहुत जरूरी है बनाना, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा उसमें प्रावधान है कि माइनर को आप बना सकते हैं नॉमिनी विद गार्डियन, अगर है ऐसा प्रावधान, क्योंकि अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट है या अलग अलग एसेट्स हैं उनके अलग अलग रूल्स हैं। जैसे रियल स्टेट का अलग है, प्रॉपर्टी का अलग है, तो बहुत जगह आपको है कि आपको माइनर रिप्रेजेंटेड बाय गार्डियन है, लेकिन इसके साथ ही साथ विल जरूर बनाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि विल मुझे लगता है नॉमिनी तो बनाए ही, उसके साथ साथ खास करके जहां पे माइनर है वहां पे विल भी होना बहुत जरूरी है। और जब आप विल बनाते हैं तो जरूर ये कोशिश कीजिए कि आपने जो गार्डियन है माइनर के, उनको तो पता ही है, बट और भी बाकी जो क्लोज रिलेटिव है उनको भी ये बात पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही, विल बनाना जरूरी है। कई लोग समझ रहे होंगे कि हम तो अभी बहुत छोटे हैं, हमें विल बनाने की क्या जरूरत है, जब उम्र बढ़ेगी तब विल बनाएंगे, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। और आपकी जानकारी के लिए, विल आप कितनी भी बार बना सकते हैं और नॉमिनी भी आप कितनी भी बार बदल सकते हैं, ये समझना सबके लिए जरूरी है। और विल को नोटिफाई करना, जो वसीयत है उसको नोटिफाई करना बेहद जरूरी है। और जाते जाते एक जानकारी दर्शकों के लिए बता दें, पीएफ खाते में ई नॉमिनेशन से जुड़ी हुई जरूरी खबर यह है कि 31 मार्च 2022 तक आपके लिए ई नॉमिनेशन फाइल करना जरूरी है। बेसिकली जो आपका पीएफ खाता है उसमें ई नॉमिनेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है ईपीएफओ के जरिए। खाता धारक की मृत्यु पर, क्योंकि उसमें जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्लेम करना जो रकम है वो आसान हो जाएगा। कानूनी पचड़ों पर आपके लिए फंसने से काफी ज्यादा रियायत मिलेगी। और ईपीएफओ ई नॉमिनेशन का फायदा एक ये भी है कि 7 लाख तक का इंश्योरेंस कवर भी आपको मिलता है, जो कि ईडीएलआई स्कीम है, उसके तहत 7 लाख इंश्योरेंस की सुविधा आपको मिलती है। बस आपको www.epfindia.gov.in पर जाकर अपने नॉमिनी को फाइल करना है। बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी, नॉमिनी और नॉमिनेशन से जुड़ी हुई तमाम जरूरी बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए मनी गुरु में आप शामिल हुए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।